नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 18 मई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक द हिंदू का और 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स आई, लेकिन देखो दोनों जजमेंट्स के बीच में ना आपस में एक विरोधाभास है। मतलब दिल्ली की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं लगाया। डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सी राजा मोहन का, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू वाशिंगटन कंसेंसस से संबंधित बेसिक्स के साथ ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में जो आर्टिकल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कानून के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एडवाइजरी ओपिनियन आईसीजे से मांगी गई थी, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आज की डिस्कशन पर आधारित आपको अटेम्प्ट करने हैं। हाउ डज द एंटी डिफेक्शन लॉ इम्पैक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द पोटेंशियल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच लेजिस्लेशन। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the main differences between new Washington consensus and original Washington consensus? How do these changes reflect the evolving understanding of economic development? आपको दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 250 वर्ड्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की 2 रिसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। M.R. माधवन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। 2 जजमेंट्स कौन सी? देखो, पहली जजमेंट दिल्ली सरकार से संबंधित। दिल्ली में सिविल सर्विसेज को कौन कंट्रोल करेगा? क्या दिल्ली में सिविल सर्विसेज को दिल्ली की राज्य सरकार के द्वारा यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, या फिर दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी है तो यहां पे सिविल सर्विसेज को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? इस बात पर फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, ट्रिपल चेन का कंसेप्ट होता है। फर्स्ट चेन जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, उससे बनता है लेजिस्लेचर। आप ध्यान से सुनिएगा, जनता जो है लेजिस्लेचर को चुनती है यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है। फिर उसके बाद जो लेजिस्लेचर है वो चुनते हैं किसको? वो चुनते हैं सरकार को। जैसे लोकसभा के इलेक्शंस हुए, 545 एमपीज चुन के आए। इन 545 एमपीज ने सरकार इलेक्ट की, बीजेपी की सरकार बनी, मोदी प्रधानमंत्री बने। तो दूसरे नंबर पे क्या है? लेजिस्लेचर चुनता है एग्जीक्यूटिव यानी सरकार। और तीसरी चेन ऑफ कमांड है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव के प्रति अकाउंटेबल होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। अब यहां पे देखो, ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के प्रति, सरकार की अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर के प्रति, लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी पीपल के प्रति यानी लोगों के प्रति जिन्होंने उनको चुना है। इस प्रकार से ये अकाउंटेबिलिटी की जो चेन है वो चलती रहती है। मैं एक बार फिर से 10 सेकंड में रिपीट कर देता हूं। ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही होती है एग्जीक्यूटिव के प्रति, मतलब ब्यूरोक्रेट्स मंत्रियों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, मंत्री उन्हें आदेश देते हैं। फिर जो ये सरकार होती है ये जवाब देती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में या फिर असेंबली में, जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है वहां पर। फिर जो ये विधायक वगैरह या फिर एमपी वगैरह होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनता के द्वारा कि हमने आपको चुना था, आपने हमारे लिए क्या किया। इस प्रकार से ये अकाउंटेबिलिटी की जो चेन है वो चलती रहती है। बट दिल्ली के केस में क्या था? अगर सिविल सर्विसेज को कंट्रोल किया जाता है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये चेन टूट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चेन टूट जाती है। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, उन्होंने सरकार बनाई है, इसलिए उन्हीं के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए ब्यूरोक्रेट्स की। ब्यूरोक्रेट्स अगर यूनियन गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल होते हैं तो ये चेन टूट जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूरोक्रेट्स का जो कंट्रोल है वो दिल्ली की सरकार को दे दिया। समझ गए पूरी कहानी आप? लेकिन देखो, अब इंटरेस्टिंग केस सामने आता है। इंटरेस्टिंग केस ये है, दिल्ली के केस में
सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें बोली, बट महाराष्ट्र के केस में ना दिल्ली जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। समझ गए? फिर से पॉइंट बोलता हूं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, दिल्ली की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो आर्गुमेंट्स दिए ना, जो लॉजिक दिया, वो लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने ना महाराष्ट्र की जजमेंट में इंप्लीमेंट नहीं किया खुद से ही। यानी दोनों जजमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। कैसे आ जाता है वो मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का केस कल भी मैंने आपको बताया था। 3 पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार चल रही थी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस। शिवसेना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तरफ उद्धव ठाकरे का ग्रुप, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का ग्रुप। 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई शिवसेना, और दोनों ही बोलने लगे कि असली शिवसेना हम हैं। दोनों ने ही अपना अपना व्हीप अपॉइंट किया, मतलब शिवसेना की ग्रुप का तो पहले से ही अपॉइंट था, एकनाथ शिंदे ग्रुप ने भी अपना व्हीप अपॉइंट कर दिया, और दोनों व्हीप ने बोला कि ना आप दूसरे ग्रुप के एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए क्योंकि असली शिवसेना हम हैं। अब ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, जब देखो स्पीकर यह डिसाइड करे ना कि असली पॉलिटिकल पार्टी कौन है, जब पॉलिटिकल पार्टी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, और उस केस में जब स्पीकर को डिसाइड करना है कि असली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो फिर उस समय स्पीकर सिर्फ लेजिस्लेचर में नंबर ना देखे, मतलब एमएलए कितने हैं, एमपी कितने हैं, सिर्फ वो ना देखें। यह बात सच है कि लेजिस्लेचर के अंदर सभी एमपीज और एमएलए आ जाते हैं, बट स्पीकर यह भी देखे कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कौन है, पॉलिटिकल पार्टी का संविधान क्या है, इन सब चीजों को भी स्पीकर कंसीडर करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देखो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी नहीं होता है, लेजिस्लेचर के बाहर पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्ट्रक्चर है, वो किसके पास में है, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया, एक प्रकार से गलती कर दी, दिल्ली जजमेंट के खिलाफ जाके काम किया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर बोलेगा, एमपी एमएलए को वहां पे वोट देना होगा। इसका मतलब तो वो हुआ ना कि एमपी एमएलए जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अकाउंटेबल हैं, ना कि जनता के प्रति। जबकि दिल्ली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो एमपी एमएलए हैं वो जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं। लेकिन महाराष्ट्र जजमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि एमपी एमएलए जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुन के आए हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही पॉलिटिकल पार्टी के प्रति होनी चाहिए। यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला एमपी एमएलए जनता के प्रति अकाउंटेबल, यहां पे बोला एमपी एमएलए पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अकाउंटेबल। अब देखो राइटर ना 2-3 बातें बोलते हैं। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण। यह सारी चीजें बोली हुई है एंटी डिफेक्शन लॉ में। लेकिन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना कि कोई भी एमपी एमएलए अगर अपनी पार्टी के विरुद्ध जाता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, इसमें ना एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। कमी यह है कि मान लीजिए कोई एमपी या एमएलए किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुना जाता है, पूरे 5 साल तो उसके हाथ बंधे रहेंगे ना। मान लीजिए किसी इश्यू पर उसकी राय पॉलिटिकल पार्टी की राय से अलग है, वो अपनी राय व्यक्त भी नहीं कर सकेगा हाउस में। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा अगर मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाके काम किया, अगर स्टेटमेंट दी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अलग, तो मेरी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। तो फिर वो जनता की आवाज को कैसे उठाएगा एमपी या एमएलए? क्योंकि हर बार तो वो वही स्टैंड लेगा जो पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड है। और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को आपको भी पता है एक सिंगल 1 या 2% कंट्रोल करते हैं। जैसे बीजेपी को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अगर बात करें तो मोदी और अमित शाह। कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी मदर सोनिया गांधी। आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल, और बिहार में देख लीजिए नीतीश कुमार अपनी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। जेडीयू उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। तो मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करते हैं 1 या 2%, और एमपी या एमएलए उनके प्रति अकाउंटेबल हैं। तो मतलब सोच के देखिए अकाउंटेबिलिटी कहां है फिर जनता के प्रति? अकाउंटेबिलिटी हो गई तो अपने अपने लीडर के प्रति। बीजेपी के एमपीज की अकाउंटेबिलिटी मोदी और अमित शाह के प्रति, जेडीयू के एमपीज की और एमएलएस की अकाउंटेबिलिटी नीतीश कुमार के प्रति। फिर डेमोक्रेसी कहां रह गई?
समझ गए बात? मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, जबकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यह होना चाहिए कि एमपी या एमएलए जनता की आवाज को उठाएं, ना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति पूरी तरह से मतलब सिर्फ उन्हीं की बात माने हमेशा। डेमोक्रेसी में तो यह होना चाहिए ना कि एमपी एमएलए को अधिकार है अपना स्टैंड अलग से चुनने का, लेकिन ऐसा नहीं होता एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण। और देखो एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके स्टैंड लेता है तो यह बिट्रेयल है, यह धोखा है, इलेक्टोरल मैंडेट का बिट्रेयल है, क्योंकि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप चुन के आए उसके खिलाफ जाके आपने वोट दिया, तो धोखा है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, इलेक्टोरल मैंडेट के साथ में। राइटर कहते हैं असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो जनता जब चुनती है ना किसी कैंडिडेट को, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखती, बहुत कुछ देखती है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में आदेश दिया कि जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है ना, वो पब्लिक में सारी इंफॉर्मेशन जारी करे, उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केस हैं, उसके पास कितना एसेट है, हर एक इंफॉर्मेशन कैंडिडेट जारी करें। तो जनता ये सब चीजें भी देखती है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखती है। आप एक और एग्जांपल देखिए, 2009 में ना कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस के बहुत सारे एमएलएज बीजेपी में शामिल हो गए, ऑलमोस्ट 13 एमएलएज ने कांग्रेस और जेडीएस छोड़ दी, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, फिर से इलेक्शन लड़ा, और देखो 11 एमएलएज 13 में से फिर से इलेक्ट हो गए। अब पॉलिटिकल पार्टी तो उनकी चेंज हो गई थी, वो फिर से क्यों इलेक्ट हुए? समझ गए? तो यही राइटर बोलना चाहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखती, जनता बहुत कुछ देखती है। इसलिए अगर एमपी या एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिनके टिकट पर वो चुने गए हैं उनके खिलाफ जाके स्टैंड लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ में बदलाव की आवश्यकता है समय के अनुसार। यह पूरी बात बोली जाती है राइटर के द्वारा इस आर्टिकल में। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, सी राजा मोहन का। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपने वाशिंगटन कंसेंसस का नाम सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। 1980s में और 1990s में कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, जिनको अपनाया गया बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, इवन इंडिया ने भी। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज की सहमति थी, मतलब इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर सहमति थी इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, जैसे आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की। और चूंकि इनको डिसाइड किया गया था वाशिंगटन की एक मीटिंग में, इसीलिए नाम पड़ा वाशिंगटन कंसेंसस। अब आप बोलोगे सर ये तो बताओ वो पॉलिसीज हैं कौन सी? आपने सारा कुछ बता दिया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज पॉपुलर हुई, बड़े बड़े इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की सहमति थी, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कौन सी? देखो ये सारी चीजें कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट जो डिसाइड करेगी सब अच्छा डिसाइड करेगी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसे रिफॉर्म्स इंडिया में भी आए थे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है बिजनेस में, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड को आने दो, एफडीआई वगैरह आने दो, रोको मत। और सबसे लास्ट में ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्री ट्रेड, विभिन्न देशों के बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो ये मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स बताए। ये थे एग्जाम्पल्स किसके? वाशिंगटन कंसेंसस के। अब कई सालों तक ये पॉलिसीज चली आ रही हैं। यूएसए और यूएसए के एलाय कंट्रीज ने इन्हीं पॉलिसीज पे फोकस किया है कि आप यही पॉलिसीज अपनाओ। यूएसए और यूएसए के एलाय कंट्रीज एंकरेज करते हैं, विभिन्न डेवलपिंग कंट्रीज को बोलते हैं कि आप यही पॉलिसीज अपनाओ, अपनी इकोनॉमी को ठीक करो। इवन आईएमएफ भी जब लोन देता है तो बोलता है कि लोन हम तब देंगे आपको जब आप ये सारी पॉलिसीज अपनाओगे। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, फिस्कल डेफिसिट कम से कम होना चाहिए। यह भी वाशिंगटन कंसेंसस का पार्ट है। अब ये पूरा बैकग्राउंड बताने के बाद में न्यूज ये है कि यूएसए का ना अब दिल भर गया है इन पॉलिसीज से। यूएसए अब न्यू वाशिंगटन कंसेंसस चाहता है। मतलब यूएसए को यह लगता है ये पॉलिसीज पहले तो उसके इंटरेस्ट में थी, लेकिन अब इन पॉलिसीज से यूएसए को फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए यूएसए चाहता है न्यू वाशिंगटन कंसेंसस।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि यूएसए का दिल क्यों भर गया पुरानी वाशिंगटन कंसेंसस से, यानी पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी से जिनको यूएसए हमेशा सपोर्ट करता था। अब इसके देखो बहुत सारे रीजंस हैं। यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं सुलिवन, उन्होंने अपने एक स्पीच में बताया कि क्यों पुरानी वाशिंगटन कंसेंसस की पॉलिसी से उनका जी भर गया। सबसे पहली चीज, ये बात वाशिंगटन कंसेंसस में जो मैंने आपको बताया, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट जो डिसाइड करेगी वो अच्छे से डिसाइड करेगी। तो सुलिवन अपनी स्पीच में बोलते हैं, देखो मार्केट एफिशिएंसी के नाम पे जो एंटायर सप्लाई चेन है स्ट्रेटेजिक गुड्स की, वो दूसरे देश में चली गई, फॉर एग्जांपल चाइना में। मतलब समझ गए, यूएसए की सरकार ने सब कुछ छोड़ दिया मार्केट पे कि मार्केट को डिसाइड करने दो, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक गुड्स थे फॉर एग्जांपल चिप्स वगैरह, वो भी चाइना में जाके मैन्युफैक्चर होने लगे। तो यूएसए को समझ में आया यार ये मार्केट पे छोड़ दिया हमने सब कुछ, और जबकि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम चाहते थे वो हमारे देश में प्रोड्यूस हो, ये तो चाइना में जाके मैन्युफैक्चर होने लगे। तो पहला पॉइंट, सब कुछ मार्केट पे नहीं छोड़ सकते, समझ गए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। वाशिंगटन कंसेंसस का ये मानना था, पुराने वाशिंगटन कंसेंसस का, ग्रोथ कहीं से भी आए वो अच्छी है, लेकिन अब नई विजडम ये है, नई सोच ये है कि देखो कुछ एरियाज को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, वहां पे ग्रोथ का आना जरूरी है। जैसे अभी यूएसए की ज्यादातर जो ग्रोथ है ना वो फाइनेंस से है, फाइनेंस पे यूएसए ने ज्यादा फोकस किया, लेकिन सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे यूएसए ने फोकस नहीं किया, इससे यूएसए को नुकसान हुआ। तो ये पॉइंट कि ग्रोथ कहीं से भी आए अच्छा है, ग्रोथ है, इस पे थोड़ा रिफॉर्म की आवश्यकता है कि कुछ एरियाज को प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट, अगर विभिन्न देशों का आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है तो फिर वर्ल्ड में पीस रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। वो फेमस कहावत है ना, अगर जैसे जो मैकडोनल्ड की चेन है, दो देश जहां पे मैकडोनल्ड की चेन है, वो देश आपस में युद्ध नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि लोग बर्गर की लाइन में लगना ज्यादा पसंद करेंगे एज कंपेरिजन टू युद्ध में शामिल होने के। पॉइंट ये है कि दो देश आपस में अगर इकोनॉमिकली इंटीग्रेट है ना, एक दूसरे से उनका ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपस में युद्ध लड़ना पसंद नहीं करेंगे, ट्रेड को ज्यादा तवज्जो देंगे। सुलिवन ने अपनी स्पीच में कहा कि यह पॉइंट भी गलत साबित हुआ। चाइना के साथ यूएसए का ट्रेड बहुत ज्यादा है, फिर भी चाइना एग्रेसिव रहा, फिर भी चाइना ताइवान के लिए खतरा है, फिर भी चाइना ईस्ट चाइना सी में एग्रेसिवनेस शो कर रहा है। चाइना को हमने डब्ल्यूटीओ में शामिल किया, चाइना को हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में इंटीग्रेट किया, लेकिन फिर भी चाइना सुधरा नहीं। मतलब इंटीग्रेशन से, इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन से वो देश सुधर जाएगा, पीस आ जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इसके अलावा दो और चीजें जो सुलिवन ने अपने स्पीच में कही, दो अलग चैलेंजेस जिस पे यूएसए को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो जस्ट एंड एफिशिएंट ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। और दूसरा, अमेरिका की सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज बढ़ रही है ना, वो कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय में यूएसए का समाज जो है बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा, आगे जाके यूएसए की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो खतरे में आ सकती है। मतलब इनइक्वालिटीज जो है इनकम में वो कम होनी चाहिए। अब इसके बाद ना सॉल्यूशन भी देते हैं सुलिवन, 5 फोल्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। पहला, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, ये चीज सही नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आओ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताएगी कहां पे किन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, सब कुछ मार्केट पे मत छोड़ो। फिर इसके बाद नेक्स्ट, स्टेट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उन चीजों में जहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जो देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन चीजों में स्टेट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, देखो यूएसए जो है ऑटोर्की नहीं चाहता। ऑटोर्की मतलब यूएसए ऐसा नहीं कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है, जिस भी चीज की यूएसए को आवश्यकता है वो यूएसए के पास है, ऐसा यूएसए का लक्ष्य नहीं है। बल्कि यूएसए अपने मित्र देशों के साथ मिलके, अपने पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया के साथ मिलके एफर्ट लगाना चाहता है कि सब मिलके वो इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी बनाएं, बजाय इसके कि जो दुश्मन देश हैं
हालांकि उन्होंने ये बात बोली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका बोलने का मतलब यही था कि वो दुश्मन देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, लेकिन यूएसए अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ेगा, ऐसी बात सुलिवन ने बोली अपनी स्पीच में। इसके बाद तीसरा पॉइंट, यूएसए का ये कहना है कि देखो ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ टैरिफ से नहीं है। आज के समय में ट्रेड का मतलब कहीं आगे जाके है, जो हमने इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें यूएसए सिर्फ टैरिफ पे फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत सारी चीजें, लेबर, एनवायरमेंट, आईपीआर और चीजों पे फोकस कर रहा है। तो सुलिवन का कहना है ट्रेड का मतलब सिर्फ टैरिफ रिडक्शन से नहीं है, ट्रेड का मतलब अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया है आज के समय में। ये यूएसए के मित्र देशों को, यूएसए के पार्टनर्स को समझना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट ये बोला सुलिवन ने कि यूएसए को ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इमर्जिंग इकोनॉमीज में। अब चाइना ना अपने पैसों की सहायता से बहुत सारे देशों को अपने ग्रुप में शामिल करता जा रहा है। तो सुलिवन ने कहा कि यूएसए को भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इमर्जिंग इकोनॉमीज में, ताकि वो चाइना के ग्रुप में ना शामिल हों, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट ना बने। अब लास्ट पॉइंट, सुलिवन ने लास्ट पॉइंट में ये कहा, जो यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कि कुछ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यूएसए से या फिर यूएसए ने जिसको दी कोई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, वो गलती से चाइना या फिर दूसरे दुश्मन देशों के हाथ में चली जाए, इसलिए सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। तो राइटर देखो लास्ट में ये कहते हैं, कॉमन थीम्स जो हैं इन पॉइंट्स में वो इस कारण से हैं, चाइना का जो चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन के प्रति कमिटमेंट से यूएसए को अब उतना फायदा नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आवश्यकता है ताकि यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग हो इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ये इंश्योर किया जा सके, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन जरूरी है अपने लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ में, रिजिलियंट सप्लाई चेन से इस्टेब्लिश करना जरूरी है ताकि चाइना के ऊपर यूएसए डिपेंडेंट ना रहे, ग्लोबल साउथ के यानी डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज के कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है, और सबसे लास्ट में ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आईएमएफ जैसे देश, इनमें सुधार की आवश्यकता है। तो राइटर ये बोलना चाहते हैं, देखो अब चूंकि नई वाशिंगटन कंसेंसस पे चर्चा चली है, तो इंडिया को अपने पॉइंट्स रेज करने चाहिए। पिछली बार जब वाशिंगटन कंसेंसस आया था ना, तो इंडिया पिक्चर में नहीं था, बट अब इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अब इंडिया अपनी आवाज उठा सकता है और न्यू वाशिंगटन कंसेंसस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब अगला जो आर्टिकल है वो देखो क्लाइमेट एफर्ट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो क्या हुआ था, यूएन जनरल असेंबली में ना एक रेजोल्यूशन आया था 29 मार्च 2023 को, जिसमें यह बोला गया था कि एडवाइजरी ओपिनियन मांगा जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, आईसीजे से। किस इशू पर एडवाइजरी मांगा जाए? इस इशू पर कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इस संदर्भ में क्या विभिन्न देशों की कोई ओब्लिगेशन है? क्योंकि देखो अब मान लीजिए कोई देश ज्यादा एमिशन कर रहा है, अब उसके एमिशन करने के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के कारण खास करके छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज तबाह हो रहे हैं। तो वो छोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं जिन पे क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर पड़ रहा है, क्या उनके प्रति उन देशों की ओब्लिगेशन है जिन्होंने एमिशन किया है, जिन देशों की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी बनती है छोटे देशों के अगेंस्ट, आइलैंड कंट्रीज के अगेंस्ट जो तबाह हो रहे हैं? क्या कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए इन देशों के अगेंस्ट? इससे संबंधित ये रेजोल्यूशन था जो यूएन जनरल असेंबली में आया मार्च 2023 में। यह को स्पॉन्सर किया गया था 123 मेंबर कंट्रीज के द्वारा। अब देखो राइटर ये कहते हैं ये जो रेजोल्यूशन है ना, फोकस करता है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स पर। मतलब वो देश जो ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए, मोटा जिन देशों ने ज्यादा एमिशन किया पास्ट में, उन देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है ये रेजोल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रेस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, इन्होंने रेजोल्यूशन के सपोर्ट में बोला है, इन्होंने बोला है कि देखो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, ये जो कन्वेंशन आया था ना 1992 में, ये भी बोलता है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि कुछ देश जिन्होंने पास्ट में ज्यादा एमिशन किया है उनकी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो ओपिनियन है वो देखो वैसे
मैंडेटरी नहीं होती। जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस राय देगा अपनी, ऐसा नहीं है कि वो लीगली बाइंडिंग है। बट आईसीजे जो भी बोलेगा ना, वो एक प्रकार से ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विभिन्न देशों को मानना कि आईसीजे ने बोला है तो इसलिए मानना चाहिए। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी विभिन्न देशों के ऊपर में आ जाती है, हालांकि लीगली बाइंडिंग नहीं होती आईसीजे की ओपिनियन। राइटर एक बात ये बोलते हैं, जो ओपिनियन मांगी गई है ना आईसीजे से, उसमें ना लॉस एंड डैमेज का कोई जिक्र नहीं है कि डेवलप कंट्रीज की जिम्मेदारी है हिस्टोरिकल एमिशन के लिए, तो उनको जो डैमेज हुआ है उसका हर्जाना देना चाहिए गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को। इसकी कोई बात नहीं कही गई है। अब देखो, राइटर ये बोलते हैं ये सबमिशंस, मतलब इंडिया को अब यहां पे आईसीजे में अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपने सबमिशंस देने चाहिए जो डेवलपिंग कंट्रीज के व्यूज को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया को यह बोलना चाहिए कि ऑलरेडी एक ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 की। अब इसके तहत लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है विभिन्न देशों की कि वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक्शन ले। तो आईसीजे को ना इसी ट्रीटी के अंदर, इसी कन्वेंशन के अंतर्गत आदेश देना चाहिए, अलग से कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाना चाहिए, पहली चीज। इसके बाद दूसरी चीज, इक्वालिटी एंड इक्विटेबल बर्डन, मतलब बर्डन सबका है। जैसे वो बात है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन सबकी सेम नहीं है। डेवलप कंट्रीज की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपिंग कंट्रीज की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया को जोर शोर से ये पॉइंट रेज करना चाहिए, पॉइंट कि वो देश जो पास्ट में ज्यादा एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। चौथी चीज, इंडिया को पॉइंट आउट करना चाहिए कि डेवलप कंट्रीज ने ना क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, मतलब कुछ डेवलप कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कमिटमेंट्स की, लेकिन बाद में अपनी कमिटमेंट से मुकर गए, और मुकरने के बावजूद जो उनके खिलाफ पेनल्टी लगनी चाहिए थी वो पेनल्टी भी उन्होंने नहीं पे की। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इन देशों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि सबसे पहली बात, आप 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर क्यों आए, बाहर आए तो उसके लिए जो पेनल्टी बनती है आपने पेनल्टी क्यों नहीं दी। ये चीज इंडिया को सबमिट करनी चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस बात पे फैसला लेना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।